मिडिल ईस्ट में जंग के हालात के बीच पीएम मोदी का राज्यसभा में बड़ा बयान। कहा, हालात पर सरकार की कड़ी नजर, देश में ही बढ़ा रहे एलपीजी का उत्पादन, विदेशी निर्भरता को कम करने पर जोर। धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा दूसरे धर्म को अपनाने पर खत्म होगा SC/ST का दर्जा, नहीं मिलेगा आरक्षण। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट का मंथन, कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। कैबिनेट बैठक में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल सकती है बड़ी राहत। सरकारी कोठी के 1 साल के पैनल रेंट को माफ कर सकती है सरकार। बिना नेता विपक्ष रहे सरकारी कोठी में रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। गुरुग्राम में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। मासूम का बयान लेने वाले जांच अधिकारी और पुलिस कमिश्नर को किया तलब। कहा, पुलिस की कार्यशैली असंवेदनशील। हिसार में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से पसरा मातम। सड़क हादसे में पिता और 3 बेटियों की गई जान। मां और एक बेटी गंभीर रूप से घायल। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ था हादसा। कैथल में पत्नी की हत्या के बाद शहर में घूमता रहा पति। पुलिस ने रेलवे फाटक के पास से किया गिरफ्तार। बोला, सुसाइड करने जा रहा था, हिम्मत नहीं हुई। फरीदाबाद में युवकों की लाठी डंडों से पिटाई। कई युवकों ने मिलकर 3 युवकों को पीटा। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। पुलिस ने शिकायत दर्ज किया मामला। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कैबिनेट की बैठक के साथ जो इस वक्त चल रही है। सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक में आज कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत मिल सकती है। हुड्डा की सरकारी कोठी का पैनल रेंट माफ जो है वो सरकार कर सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, 1 साल तक भूपेंद्र हुड्डा ने सरकारी कोठी खाली नहीं की थी और 1 साल तक वो नेता प्रतिपक्ष बने बिना ही इस कोठी में रह रहे थे। करीब 17 लाख रुपए तक का इसका पैनल रेंट हो गया था, जिसको आज माफ किया जा सकता है, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बड़ी राहत मिलती नजर आ सकती है। वहीं कई अहम मुद्दों पर भी आज जो है मुहर लग सकती है। 1 साल तक भूपेंद्र हुड्डा ने जो कोठी खाली नहीं की थी, ये जो है उसका जो पैनल रेंट है उसको भी सरकार माफ कर सकती है। उस रेंट को भी माफ करने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, बैठक जारी है कैबिनेट की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और कई अहम फैसले जो हैं इसमें लिए जा सकते हैं, मंथन किया जा रहा है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई थी। लगभग 11:15 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है और अभी तक कैबिनेट की बैठक चल रही है। लगभग 3.5 घंटे होने जा रहे हैं और अभी भी, क्योंकि 30 एजेंडे बैठक के अंदर रखे गए थे और 30 एजेंडों के ऊपर चर्चा हो रही है लगातार और सभी मंत्री बैठक के अंदर मौजूद हैं। अनिल विज हालांकि बैठक के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से वो मौजूद नहीं है। बाकी सभी जो मंत्री हैं वो यहाँ बैठक के अंदर मौजूद है। अगर बात की जाए एजेंडों की, तो हरियाणा जो सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स है 2007 उसमें बदलाव होना है, तो उसको लेकर के एजेंडा है। सिविल न्यायालय के गठन जो है, क्षेत्राधिकार और कामकाज को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून जो है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 में संशोधन में ये किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मासिस्ट के पद हैं और ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट के जो पद हैं उनके भर्ती के नियमों में बदलाव होगा। तो इस तरह के एजेंडे रखे गए हैं और इसमें एक मेन एजेंडा ये भी रखा गया है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष अब बन गए हैं, उनका जो मकान था सेक्टर 7 में कोठी नंबर 70 थी, तो उसके अंदर पेनल रेंट उनका माफ किया जाएगा। 17 से 18 लाख रुपए पेनल रेंट हो गया था क्योंकि 1 साल तक पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया था और इन बिटवीन जो उनका जो
रेंट है वो चालू रहा, और क्योंकि उन्होंने कोठी खाली नहीं की थी और पैनल रेंट लगता रहा। लेकिन अब कैबिनेट के अंदर वो एजेंडा आया है और वो पैनल रेंट माफ किया जाएगा। तो जी, एक तरह से यानी कि बड़ी राहत जो है वो भूपेंद्र हुड्डा को आज मिल सकती है रेंट के मामले में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये एक राजनीतिक एजेंडा ही बन चुका है। सोशल मीडिया की बात करें तो लगातार वायरल हो रही हैं कुछ चीजें कि भूपेंद्र हुड्डा को के ऊपर मेहरबान क्यों है सरकार, 18 लाख रुपए क्यों माफ कर रही है। तो इस तरह की लगातार बातें चल रही हैं। अब देखते हैं कि कैबिनेट के अंदर क्या निकल करके सामने आता है। इससे पहले की भी अगर बात करें तो पहले भी राजनेताओं के माफ होते रहे हैं कि जिनके पास मकान ज्यादा दिन रह जाता है तो पेनल रेंट माफ सरकार कर देती है। लेकिन अब की बार क्योंकि ताजा राज्यसभा चुनाव हुआ है और कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो उसको लेकर के लगातार जोड़ करके सोशल मीडिया पर लोग फैला रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि पेनल रेंट माफ किया जाता है और क्या क्या एजेंडे पास होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल देखना ये कि किस तरह का जो है वो एक्शन देखने को मिलता है, राहत मिलती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या फिर कैबिनेट बैठक में मंथन के बाद विचार बदल जाता है। फिलहाल अभी तक यही उम्मीद जताई जा रही है कि राहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगी पैनल रेंट के मामले में। और अब जिक्र करेंगे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की, जिनको हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस दिया है। महिला आयोग ने पवन सिंह को तलब किया। महिला आयोग ने पवन सिंह को 2 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। अंजलि राघव की शिकायत के बाद पवन सिंह को तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक कार्यक्रम में अंजलि राघव के साथ बदसलूकी हुई थी, जिसके बाद जो है महिला आयोग ने अब इस पर कार्यवाही करते हुए पवन सिंह को तलब किया है और 2 अप्रैल को महिला आयोग ने पवन सिंह को आने के लिए कहा है, पेश होने के लिए कहा है। बदसलूकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम है ये लखनऊ में हुआ था, जहां जो कलाकार हैं उन्होंने कहा था कि उनके साथ बदसलूकी की गई थी। अंजलि राघव ने बैड टच करने के इल्ज़ाम लगाए थे और इसके बाद अब जो महिला आयोग हैं उन्होंने ये नोटिस भेजा है और तलब किया है पवन सिंह को। भोजपुरी एक्टर हैं पवन सिंह, कई मूवीज़ में आते हैं भोजपुरी और उन पर ये आरोप लगे हैं जो अंजलि राघव ने लगाए हैं, बैड टच करने के, बिना उनकी मर्जी के उनको टच करने के इल्ज़ाम जो हैं उन पर लगाए गए हैं। इसी शिकायत के बाद अब उन्हें तलब किया गया है। एक कार्यक्रम में, लखनऊ में ये कार्यक्रम था जहां अंजलि राघव पहुंची थी, वहीं पर पवन सिंह भी मौजूद थे और इसी दौरान की ये घटना बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक किसी कार्यक्रम में बदसलूकी हुई थी, जिस पर अब तलब किया गया है पवन सिंह को। मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अनिल, पवन सिंह को तलब किया है महिला आयोग ने, इससे पहले बादशाह को तलब किया था टिटीरी गाने को लेकर और अब 2 अप्रैल को जो है पवन सिंह को बुलाया है। एक मामले में जो आरोप लगे हैं उन पर शिकायत दी गई है बदसलूकी करने की अंजलि राघव ने। क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महिला आयोग ने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया है, चाहे पहले बादशाह का मामला हो या फिर अब जिस तरीके से भोजपुरी अभिनेता और गायक जो पवन सिंह है उनको नोटिस भेजकर तलब किया गया है। दरअसल पवन सिंह को कोस्टार है और अंजलि राघव जो है वो हरियाणा महिला आयोग को शिकायत देकर इस पूरे मामले की कार्रवाई के लिए शिकायत दी थी उन्होंने, जिसकी शिकायत पर जो है वो ये पूरी कार्रवाई की है और इन्होंने साफ किया है महिला आयोग ने, यदि इस तरीके की, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि तकरीबन जो गाने हैं, चाहे फिर वो फिल्म हो या फिर अभिनेता की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया दी जाती है, उन प्रतिक्रियाओं में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें होती हैं जिनके चलते समाज में एक बैड मैसेज जाता है और समाज में उस बैड मैसेज को किसी भी तरीके से महिला आयोग ने साफ किया है कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसके लिए बाकायदा जो है वो उनके नोटिस के माध्यम से या फिर उनके ऊपर जो भी सख्तियां लगाई जाती हैं वो तमाम चीजें महिला आयोग की तरफ से जो है वो लगाई जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल 2 तारीख को 2 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है, उसके बाद ही किस तरह का एक्शन महिला आयोग लेता है वो सामने आएगा। शो 4-5 महीने पहले जो लखनऊ में हुआ था, जिसका उसने हमें सीन भी बताया और उसमें पवन सिंह करके एक आर्टिस्ट जो उसके साथ को स्टार थे, उन्होंने उसकी कमर में हाथ डालना और बिना उसकी अनुमति के दूसरे तरीके से उसने टच किया जो उसे गवारा नहीं था। उसने उस समय इसलिए करने दिया जो उसका कहना है कि मुझे लगा कि शायद कुछ यहाँ लगा है या कोई ऐसी बात, तो वो हटा रहे हैं। तो ये एक बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन वही सीन को फिल्मा कर
उनके साथी अब सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि पवन सिंह ने इनको ये किया वो किया, और जिस नाते उनकी छवि खराब हुई है, और ऐसे व्यक्ति को आपको बुलाना चाहिए कि वो अपनी को आर्टिस्ट की इस तरह से पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी क्यों कर रहा है। उस संदर्भ में हमने पवन सिंह को, अंजलि राघव को, दोनों को बुलाया ताकि हम दोनों पक्षों को सामने पूछ सके कि एक्चुअल वृत्तांत क्या था, मामला क्या है। महिला आयोग हमेशा एक की शिकायत हो तो दोनों पक्षों को इसीलिए बुलाता है कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो उधर हिसार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। पिता और 3 बेटियों की हादसे में मौत हो गई। मां और एक बेटी गंभीर रूप से जख्मी। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी थी। और ये हादसा इतना भयंकर था, इतना दर्दनाक था कि इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है। एक पिता और उनकी 3 बेटियां इस हादसे में उनकी जान चली गई, जान गंवानी पड़ी। वहीं मां और एक बेटी गंभीर रूप से जख्मी है, घायल बताई जा रही हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसा सामने आता है ये हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मारी थी बाइक। गुरुग्राम में मासूम से रेप मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया और उन्होंने 3 साल की बच्ची से बयान दर्ज करवाने वाले अधिकारी को तलब किया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पेश होने के लिए कहा है। जांच रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को इन्हें पेश होना होगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को असंवेदनशील बताया और जांच कर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी नजर आई। पुलिस की कार्यशैली चौंकाने वाली है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो बड़ी खबर है, ये मासूम के साथ जो है रेप की घटना सामने आती है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त नजर आ रहा है और सीधा उन्होंने कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, पुलिस की कार्यशैली पर। इस कार्यशैली को चौंकाने वाला बताया है और कहा कि बयान दर्ज करने वाले न्यायिक मैजिस्ट्रेट जो रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा है। 3 साल की ये मासूम थी और इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है, साफ साफ निर्देश दिए हैं, सवाल उठाए हैं। पुलिस की कार्यवाही जो है, कार्यशैली जिस तरह से जांच की गई और 3 साल की बच्ची से खास तौर पर जो बयान दर्ज करने वाले अधिकारी हैं, बयान दर्ज करवाने वाले अधिकारी हैं, उनको तलब किया गया है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पेश होने के लिए कहा है, साथ ही जांच रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं। अपने आप में बड़ा मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है जिस तरह से बच्ची के साथ रेप होता है और उसके बाद जिस तरह से जांच की जाती है, उसके बयान दर्ज करवाए जाते हैं, उस कार्यशैली को लेकर ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। तो वहीं प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पीएनजी कनेक्शन वाले परिवारों को अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी का सिलेंडर लौटाना होगा। तो देश में जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट में हालात चल रहे हैं जंग वाले, उसके बीच एलपीजी की दिक्कत जिस तरह से सामने आई थी, उसके बाद यह बड़ा फैसला सरकार का माना जा रहा है और जिन घरों में पीएनजी का कनेक्शन है उन्हें एलपीजी का सिलेंडर अब नहीं दिया जाएगा। पीएनजी कनेक्शन वालों को अगर उन्होंने सिलेंडर ले लिया है, बुक करवा लिया है और वो उनके घर पर डिलीवर हो गया है, तो वो सिलेंडर लौटाना होगा। एक और गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार को सिलेंडर की किल्लत को लेकर घेरा जा रहा है। कुरुक्षेत्र से विधायक अशोक अरोड़ा ने गैस सिलेंडर के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर सिलेंडर की समस्या, और आज सिलेंडर एक बहुत बड़ी जरूरत है क्योंकि इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। सरकार को चाहिए था कि जैसे ही ये युद्ध का हुआ था इसका इंतजाम करना चाहिए था, परंतु इतने बड़े 140 करोड़ आबादी के देश में कंपनियां कहती है हमारे पे 2 दिन का स्टॉक है, 4 दिन का स्टॉक है, 7 दिन का स्टॉक है। तो ये व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए थी और अब भी सरकार को लोगों को पैनिक नहीं होने देना चाहिए था।
हरियाणा में आढ़तियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गेट पास नियमों के खिलाफ आढ़तियों ने यह प्रदर्शन किया। दरअसल गोहाना में अनाज मंडी में आढ़तियों ने विरोध जताया है। खरीद पर मिलने वाली जो आढ़त है उसे बढ़ाने की मांग की गई है, तो इसको लेकर जो है प्रदर्शन किया गया और गेट पास नियमों को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। गोहाना के साथ साथ देश भर की अनाज मंडियों में यह आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें विभिन्न मांगें आढ़तियों की तरफ से रखी गई है और चेतावनी भी उन्होंने सरकार को दी है कि अगर उनकी समस्या को अनदेखा किया जाता है और समाधान नहीं किया जाता है तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। दरअसल खरीद पर मिलने वाली जो आढ़त होती है उसको बढ़ाने की मांग की गई है। वर्तमान में जो दरें हैं ये आरोप हैं कि वो लागत के अनुरूप नहीं है और उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह की मांग आढ़तियों की तरफ से की गई है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, समय पर पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में वो आंदोलन को और तेज करेंगे। क्यों किया जा रहा है? पहले तो हमारी सबसे बड़ी मांग है जी, जो किसानों को परेशान करने की बात आई है कि जो एसी रूम में बैठकर ये फैसले करते हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं या सरकार है कोई भी है, तो जो बायोमेट्रिक लिया दी, गुट्ठे लगाने, गेट पर गुट्ठे लगाने, गुट्ठा के निशान किसान मेहनती कौम है, एक संघर्षी कौम है, इसके जो मेहनत करेगी ना इसके गुट्ठा पर निशान नहीं रहते। और गुट्ठे का वो चल पड़ा तो एक ट्राली में कम से कम 20 मिनट लगेंगी और 20 मिनट में एक शहर के अंदर मंडी है या कितनी लंबी कतारें लग जाएंगी। हर एक किसान भी परेशान हो जाएगा, आढ़ती भी परेशान हो जाएगा। नंबर प्लेट लगा दी, ट्रैक्टर पर अनिवार्य नंबर प्लेट लगा दी। मंडी में गेहूं के तो जी अंदाजा 30 लाख के आसपास कट्टे आते हैं। मंडी में तो जी कैपेसिटी तो अंदर बिल्कुल है 20 लाख। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 18-20 की कैपेसिटी है। तो 5 लाख की कैपेसिटी है। और हमारी सरकार से प्रार्थना है हमारा सुचारू रूप से काम चलाएं और पुराने उस पर हमारा वो कराया जाए। इसमें नए पोर्टल पर जमींदार को इतना नहीं ज्ञान होता, जमींदार बेचारा उसमें बेचड़ जाता। और अब जिक्र भिवानी का करेंगे, जहां ट्रेन से गिरने की वजह से एक बुजुर्ग एथलीट की मौत हो गई। नेशनल गेम्स में हिस्सा लेकर जो है बुजुर्ग लौट रहे थे। राठधना नरेला स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं और इस हादसे में उनकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक फूल कुमार जो कि 70 साल के थे, भिवानी के रहने वाले थे, अपने साथियों के साथ चंडीगढ़ में नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने गए थे। वहां उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और जब चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही शताब्दी ट्रेन में सवार होकर वापस लौट रहे थे तो राठधना नरेला स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से गिर जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं और इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि अब उनके शव को जो है शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजनों के आने के बाद ही जो शव है उसकी शिनाख्त हो पाएगी। फिलहाल दर्दनाक हादसा ये एथलीट थे 70 साल के और ट्रेन से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। सर, एक डेड बॉडी मिली थी राठधना और नरेला के बीच में, क्या पूरा मामला, क्या शिनाख्त, क्या कार्रवाई की गई? 22/3/26 को सुबह 6:30 बजे राठधना स्टेशन मास्टर ने इतला दी थी कि 29 का 24-26 दरमियान रेलवे स्टेशन राठधना नरेला पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी कार्रवाई के लिए अजय कुमार एएसआई को भेजा गया था, जिसने दौरान कार्रवाई मृतक की शनाख्त 23 तारीख को फूल कुमार के रूप में हुई थी। फूल कुमार जो एक खेलो इंडिया का प्लेयर था और चंडीगढ़ गया हुआ था, जो रेलवे शताब्दी एक्सप्रेस से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है। लाश का पोस्टमार्टम कराकर वारसान के हवाले कर दिया गया है।